इन दिनों अगर आप इंस्टाग्राम What is reservation? रिजर्वेशन की प्रक्रिया समझे पूरी तरीके एंड से। रिजर्वेशन, मेरिटोक्रेसी और रिजर्वेशन जैसे तमाम रोज और हैशटैग ट्रेंड करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे और इससे जुड़ी ढेरों रील्स या वीडियोस आपकी फीड में जरूर आई होंगी। रील्स में एक तस्वीर भी घूम रही है, जेईई मेंस का सेफ स्कोर, जर्नल के लिए ऊंचा और नीचे की श्रेणियों के लिए कम। संदेश साफ है, न जाति न भाई भतीजावाद, सिर्फ योग्यता, सिर्फ देश। सवाल जायज है और लाखों नौजवानों के मन में है, जिसे लेकर युवाओं में एक गहरा आक्रोश भी है, खासकर सरकारी नौकरियों और सीमित अवसरों को लेकर। इसलिए 2-4 दिनों से सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव बहुत तेजी से सेट किया जा रहा है कि योग्यता आरक्षण की भेंट चढ़ रही है, इसलिए इसे पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। लेकिन क्या सच में आरक्षण खत्म कर देना इस समस्या का एकमात्र समाधान है? अगर आप जमीनी हकीकत देखेंगे तो जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। प्यारे साथियों, नमस्कार। आज के समय में हकीकत यह है कि आरक्षण को हटाना नहीं बल्कि इसमें सुधार, रिफॉर्म्स करना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। आज सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर कुछ रसूखदार और संपन्न लोग उन असली वंचितों का हक मार रहे हैं जो आज भी हाशिए पर हैं। इसलिए इस पूरे मुद्दे को बिना किसी भेदभाव या जातिगत मानसिकता के निष्पक्ष रूप से बिल्कुल तथ्यों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आज की कड़वी सच्चाई के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे जिन पोस्टर्स में जेई या अन्य परीक्षाओं के कट ऑफ की तुलना की जा रही है, जैसे जर्नल के लिए 93 परसेंटाइल और अन्य वर्गों के लिए बेहद कम, उन्हें देखकर किसी भी युवा या छात्र का सवाल करना, समानता के अधिकारों की मांग करना स्वाभाविक है। लेकिन असली समस्या आरक्षण का विचार नहीं बल्कि आरक्षण के दुरुपयोग है, क्योंकि वर्तमान समय में सिस्टम का सबसे बड़ा दीमक क्रीमी लेयर और फर्जी सर्टिफिकेट्स बन चुके हैं। हाल ही में आपने कई ऐसे हाई प्रोफाइल आईएएस पद के उम्मीदवारों और अफसरों के विवाद देखे होंगे, जहां लाखों करोड़ों की संपत्ति रसूख वाले लोग फर्जी ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस और यहां तक कि विकलांगता पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवाकर सिस्टम में घुस गए हैं। यही हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना है कि जो सवर्ण सच में आर्थिक रूप से कमजोर है वो ईडब्ल्यूएस की कतार में पीछे धकेल दिया जाता है, और वहीं एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग का जो असली शोषित तबका आज भी गांवों में बुनियादी शिक्षा और अवसरों से दूर है, उनका हक उनके ही वर्ग के कुछ अमीर और सुविधा संपन्न लोग मार रहे हैं। खुद बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसी नाइंसाफी को भांपते हुए एक बार गहरी पीड़ा के साथ कहा था कि मुझे मेरे ही पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। उनका सपना था कि आरक्षण का लाभ पाकर जो लोग आगे बढ़ेंगे वे अपने पीछे छूटे समाज का हाथ थामेंगे। लेकिन आज की कड़वी सच्चाई यह है कि वही संपन्न वर्ग अपने ही शोषित भाइयों का रास्ता रोककर खड़ा हो गया है। इसलिए सिस्टम में रिफॉर्म, सुधार की सबसे पहली और सख्त जरूरत यहीं से शुरू होती है। और जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं तो हमें उस भ्रांति मिथ को भी गहराई से समझना होगा जिसे सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैलाया जाता है कि बाबा साहब खुद आरक्षण को 10 साल के लिए लागू करना चाहते थे। दरअसल इस 10 साल का एक तथ्यात्मक सच यह है कि यह समय सीमा पूरे आरक्षण पर थी ही नहीं। यह सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में एससी एसटी की आरक्षित सीटों यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 334 तक सीमित थी, जिसे हर 10 साल में संसद बढ़ाती रही है। इसके उलट शिक्षा और नौकरियों वाले आरक्षण अनुच्छेद 15(4) और 16(4) पर ऐसी कोई समय सीमा कभी थी ही नहीं। यानी जिस 10 साल का हवाला देकर पूरे आरक्षण को खत्म करने का तर्क दिया जाता है वह आधार ही गलत है। इस आधे अधूरे सच का जवाब बाबा साहेब के उस ऐतिहासिक भाषण में छिपा है जो उन्होंने संविधान सभा में दिया था। उन्होंने बहुत स्पष्ट चेतावनी दी थी कि हम राजनीतिक समानता, एक व्यक्ति एक वोट तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे में आज भी गहरी असमानता है। आरक्षण का असली मकसद उसी सामाजिक खाई को पाटना और पीढ़ियों से शोषित वर्ग को मुख्यधारा में लाना था। यही वंचितों के उत्थान के लिए बनाई गई एक सीढ़ी थी जिसकी जरूरत आज भी है, क्योंकि छुआछूत और जातिगत भेदभाव की अदृश्य जड़ें अभी भी हमारे समाज में पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सीढ़ी उस आखिरी इंसान तक पहुंच रही है जो इसका असल हकदार है? जवाब है नहीं। इसीलिए आज हमें आरक्षण को खत्म करने की नहीं बल्कि उसे उन असली हकदारों तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत रिफॉर्म की जरूरत है। आज भी देश के कई हिस्सों में ऐसी खबरें आती हैं जहां किसी दूल्हे को सिर्फ इसलिए घोड़ी चढ़ने से रोक दिया जाता है कि वह अमुक जाति से संबंध रखता है, या स्कूल में एक बच्चे को घड़े से पानी पीने पर एक शिक्षक द्वारा इतना पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। और यह सब इसलिए किया जाता है क्योंकि वो दूल्हा, वो बच्चा एक विशेष जाति से आते हैं। और यह भेदभाव सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। आज भी देश के महानगरों या मेट्रो सिटीज में जब आप कोई मकान या फ्लैट किराए पर लेने जाते हैं तो आपकी सैलरी से पहले आपका सरनेम और खानपान पूछा जाता है। मेट्रो सिटीज में फ्लैट किराए पर लेते वक्त सरनेम पूछने की मानसिकता हो या फिर कॉर्पोरेट दुनिया का अदृश्य भेदभाव, जातिवाद आज भी मौजूद है। और अगर आपको लगता है कि अच्छी शिक्षा और विदेश जाने से यह मानसिकता खत्म हो जाती है तो आपको अमेरिका की सिलिकॉन वैली का उदाहरण देखना चाहिए। साल 2020 में दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी सिस्को में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया।
वहां काम करने वाले एक भारतीय दलित इंजीनियर ने अपने सवर्ण भारतीय मैनेजरों पर जातिगत भेदभाव का केस दर्ज कराया। कैलिफोर्निया के इस ऐतिहासिक मामले ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया, जिसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि 2023 में सिएटल जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया। ऐसे मामले साबित करते हैं कि लोग भले ही डॉलर कमाने अमेरिका पहुंच गए हों, लेकिन अपनी जातिवादी मानसिकता को वो अपने अंदर से खत्म नहीं कर पाते, यानी जाति 7 समुद्र पार भी पीछा नहीं छोड़ती। अक्सर सोशल मीडिया पर एक वर्ग यह भी तर्क देता है कि अब वो 21वीं सदी में है, लोग पढ़ लिख गए हैं, अब जातिवाद कहां होता है। इस सवाल का जवाब हमें किसी बहस में नहीं, बल्कि पुलिस की डायरियों यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की 2024 की लेटेस्ट रिपोर्ट में मिलता है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक बात बहुत स्पष्ट रूप से आपको समझनी होगी, अपराध का कोई धर्म या जाति नहीं होती। जुर्म, हत्या या महिलाओं के साथ होने वाली क्रूरता समाज के हर वर्ग के साथ होती है। सामान्य या ऊंची जाति के लोग भी इन जघन्य अपराधों का शिकार होते हैं और उनका दर्द भी उतना ही सच्चा है। मेरा मकसद किसी एक जाति को कटघरे में खड़ा करना या किसी को गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब हम इन मुकदमों की गहराई में जाते हैं तो अपराध के कारण, मोटिव और सामाजिक वर्चस्व की एक बेहद कड़वी सच्चाई सामने आती है। NCRB 2024 के ताजा रिपोर्ट गवाह है कि आज भी समाज के निचले पायदान पर खड़े SC और ST वर्ग को रसूखदारों द्वारा सबसे आसान शिकार माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में अनुसूचित जाति SC के खिलाफ पूरे देश में 55,698 मामले दर्ज हुए, और ये कोई साधारण विवाद के मामले नहीं है। इनमें सबसे ज्यादा मामले हत्या, जानलेवा हमले और अत्याचार के हैं। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश 14,642 मामलों के साथ सबसे ऊपर है, जिसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार का नंबर आता है। वहीं अनुसूचित जनजाति ST यानी आदिवासी समाज के खिलाफ भी करीब 9,966 खौफनाक मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें उनकी जमीनों पर कब्जे और हत्या के मामले सबसे ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा रूह कपाने वाले आंकड़े तो इन वर्गों की महिलाओं के हैं। सिर्फ एक साल में SC समाज की महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के 4,262 मुकदमे दर्ज हुए हैं। वहीं आदिवासी ST महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और यौन हमले के करीब 1,881 मामले सामने आए हैं। अपराध सबके साथ होता है, लेकिन जब महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में किसी दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोक दिया जाता है, या छोटी जाति के किसी बुजुर्ग को मंदिर में जाने पर पीटा जाता है, मैला ढोने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उन पर ऐसे जुर्म इसलिए नहीं होते कि वे गरीब हैं। उन पर ये जुर्म इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी जाति छोटी है। यही वह कड़वी और नंगी सच्चाई है जो साबित करती है कि आरक्षण कोई गरीबी हटाओ या नौकरी दिलाने की योजना नहीं है। जब तक समाज में जाति के आधार पर यह शारीरिक और मानसिक हिंसा जिंदा है, जब तक एक खास वर्ग को अपना वर्चस्व दिखाने के लिए दूसरे वर्ग को कुचलने की मानसिकता जिंदा है, तब तक सत्ता और प्रशासन में वंचितों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण बेहद जरूरी है। अब आते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे पर जो आज के युवाओं में इस भारी आक्रोश का असली केंद्र है, सरकारी नौकरियां और कट ऑफ का गणित। सोशल मीडिया पर एंड रिजर्वेशन की मांग करने वाला एक आम युवा आखिर इतना हताश और आक्रामक क्यों है? इसका जवाब हमें सिर्फ आरक्षण में नहीं, बल्कि रोजगार के सिकुड़ते अवसरों और भर्ती प्रक्रियाओं की नाकामी में खोजना होगा। अगर हम पिछले कुछ वर्षों के सरकारी भर्तियों के ट्रैक रिकॉर्ड और टाइमलाइंस को गहराई से देखें तो एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। सालों साल तक कोई वैकेंसी नहीं आती। अगर वैकेंसी आती भी है तो परीक्षा होने में महीनों लग जाते हैं। परीक्षा हो भी जाए तो अक्सर पेपर लीक का ग्रहण लग जाता है और अंततः मामला सालों के लिए अदालतों या जांच कमेटियों में लटक जाता है। अब जरा उस युवा की स्थिति सोचिए जो अपने घर से दूर एक छोटे से कमरे में बंद होकर अपने जीवन के 4-5 बहुमूल्य साल तैयारी में खपा देता है। जब इन अनगिनत बाधाओं को पार करने के बाद भी उसे दशमलव अंकों 0.5 या 1 नंबर से बाहर होना पड़ता है, और दूसरी तरफ वह अलग अलग कैटेगरी के कट ऑफ में 10 से 20 नंबर तक का भारी फासला देखता है, तो उसे लगता है कि उसकी योग्यता मेरिट आरक्षण की भेंट चढ़ गई है। उस युवा की यह पीड़ा और उसका यह गुस्सा 100% जायज है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि असल में यह गुस्सा सिस्टम की नाकामी और कम होती नौकरियों का है, जो दिशा भटककर पूरी तरह से आरक्षण के खिलाफ हो गया है। अब जब हम इस सिस्टम की खामियों की बात कर रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि संविधान में आरक्षण का ढांचा असल में काम कैसे करता है और इसमें सेंध कहां से लग रही है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) राज्य को यह शक्ति देते हैं कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दे। वहीं अनुच्छेद 341 और 342 के तहत SC और ST वर्ग को ऐतिहासिक वंचना के आधार पर आरक्षण मिला है। इसके बाद ऐतिहासिक मंडल कमीशन की सिफारिशों ने OBC के लिए 27% और 103वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़कर सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% EWS आरक्षण लागू किया गया। लेकिन असली खेल शुरू होता है इन सर्टिफिकेट्स के क्राइटेरिया मापदंड में। OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर का नियम है, यानी जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है वे आरक्षण से बाहर हैं। जो 8 लाख रुपए से नीचे है वो नॉन क्रीमी लेयर OBC NCL में आते हैं। हालांकि OBC में यह 8 लाख आय सीमा वेतन और कृषि भूमि से हुई आय को छोड़कर गिनी जाती है, और इसके अलावा ऊंचे सरकारी पदों जैसे ग्रुप A या 2 ग्रुप B नौकरी वालों के बच्चे तो पद के आधार पर वैसे भी क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। वहीं EWS के लिए सालाना आय सीमा 8 लाख रुपए और जमीन से जुड़े कुछ नियम तय किए गए हैं, पर इसमें आय के सभी स्रोत वेतन, कृषि, व्यापार, पेशा जोड़े जाते हैं, यानी दोनों की आय सीमा 8 लाख एक जैसी नहीं है। यहीं पर सबसे बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। आज जमीनी हकीकत यह है कि एक संपन्न व्यापारी या लाखों करोड़ों में खेलने वाला रसूखदार व्यक्ति कागजों पर अपनी आय 8 लाख रुपए से कम दिखाकर फर्जी EWS या OBC NCL सर्टिफिकेट बनवा लेता है। यह योग्यता की हत्या नहीं तो और क्या है। अब बात करते हैं SC और ST वर्ग की
इनके लिए आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं बल्कि सदियों का सामाजिक तिरस्कार, छुआछूत और पिछड़ापन है। इसीलिए उन्हें यह प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। अब यहाँ एक और बात समझनी जरूरी है, उप वर्गीकरण, सब कैटेगराइजेशन, जिसका मतलब है कोटे के अंदर कोटा तय करना। जस्टिस रोहिणी कमीशन ने ओबीसी की लगभग 2600 जातियों का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि आरक्षण का बड़ा हिस्सा केवल कुछ मुट्ठी भर जातियों तक सीमित रह गया है। आयोग ने 2018 में ओबीसी कोटे वाली 1.3 लाख से अधिक केंद्रीय नौकरियों और दाखिलों का विश्लेषण किया तो चौंकाने वाला सच सामने आया कि 97% आरक्षित नौकरियां और सीटें सिर्फ 25% ओबीसी उपजातियों को मिली। इनमें भी सबसे बड़ा हिस्सा महज 10 समुदायों ने ले लिया। वहीं इन 2600 जातियों में से 983 यानी करीब 37% जातियों को नौकरियों और संस्थानों में शून्य प्रतिनिधित्व मिला, यानी उनके हिस्से एक भी सीट नहीं आई। इसलिए कमीशन ने सिफारिश की है कि ओबीसी कोटे को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाए ताकि अत्यंत पिछड़ी जातियों को उनका हक मिल सके। और साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने भी SC/ST वर्ग के भीतर भी उप वर्गीकरण की ऐतिहासिक मंजूरी दी है। तो सवाल यह है कि आखिर बदलाव, रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए। पहला सुधार, फर्जी सर्टिफिकेट्स के नेक्सस पर प्रहार और कड़ा मूल्यांकन। आज सिस्टम की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि असली शोषित वर्ग तहसीलों के बाहर खड़ा रह जाता है और रसूखदार लोग चंद पैसों के दम पर अपनी आय और संपत्ति छिपाकर फर्जी EWS या OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। इस व्यवस्था को जड़ से बदला जाना चाहिए। आय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया किसी बाबू या अधिकारी के हस्ताक्षर की मोहताज न होकर सीधे परिवार के जमीनी रिकॉर्ड, खसरा खतौनी और डिजिटल डेटाबेस से लिंक होनी चाहिए। और जो भी व्यक्ति या भ्रष्ट अधिकारी फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के इस खेल में पकड़ा जाए उस पर केवल जुर्माना ना हो बल्कि उसे सरकारी सिस्टम से हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करने का सख्त कानून बने। जब तक यह फर्जीवाड़े का नेक्सस नहीं टूटेगा तब तक असली योग्यता ऐसे ही दम तोड़ती रहेगी। दूसरा सुधार, उप वर्गीकरण, सब कैटेगराइजेशन यानी कोटे के अंदर कोटा। यह आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। आज जमीनी हकीकत यह है कि SC/ST और OBC वर्गों के भीतर ही एक ऐसा एलीट क्लास बन गया है जो पीढ़ियों से आरक्षण के एक बड़े हिस्से का लाभ अकेले उठा रहा है, जबकि उसी समाज का एक बड़ा तबका आज भी ईंट भट्टों पर काम करने या गाढ़ी मजदूरी करने को मजबूर है, जिसे आप बखूबी अपने आसपास देखते होंगे। इसलिए रोहिणी कमीशन जैसी कमेटियों की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को लागू किया जाना चाहिए। आरक्षण के कोटे को इस तरह से बांटा जाए कि इसका पहला और सबसे बड़ा हिस्सा उन अति पिछड़ी, दलित और अगड़ों में पिछड़ी जातियों को मिले जिन्होंने आज तक किसी कॉलेज या सरकारी दफ्तर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी हैं। तीसरा सुधार, लाभ को पीढ़ियों तक सीमित करना। बाबा साहेब का सपना था कि जो व्यक्ति आरक्षण की सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचेगा वह अपने पीछे छूटे समाज का हाथ थामेगा, लेकिन आज कड़वी सच्चाई यह है कि संपन्न हो चुका वर्ग ही अपने शोषित भाइयों का रास्ता रोक कर खड़ा है। इसीलिए अब यह नियम होना चाहिए कि अगर किसी आरक्षित वर्ग के परिवार की 1 या 2 पीढ़ी ग्रुप A या ग्रुप B अफसर बन जाती हैं तो उनके बच्चों को स्वतः ऑटोमेटिकली आरक्षण के दायरे से बाहर कर क्रीमी लेयर में डालने का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि एक बड़े अधिकारी के बेटे को उस सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का सामना नहीं करना पड़ता जो उसी समाज के एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे को करना पड़ता है। जब ऊपर बैठे संपन्न लोग यह जगह खाली करेंगे तभी अंधेरे में बैठे असली शोषितों को आगे आने का मौका मिलेगा। याद रखिए, जब तक हम सिस्टम से सही सवाल नहीं पूछेंगे तब तक हमें सही जवाब नहीं मिलेगा। लड़ाई आपस में नहीं बल्कि अवसरों और हकों के लिए होनी चाहिए। इसलिए आरक्षण खत्म करना समाधान नहीं है, समाधान है इसे स्मार्ट और पारदर्शी बनाना। अब एक ऐसे सच पर बात करते हैं जिसे समझे बिना आरक्षण को लेकर की गई यह पूरी बात अधूरी है। आज जो युवा सड़कों पर या सोशल मीडिया पर आपस में लड़ रहे हैं उन्हें यह समझना होगा कि वे जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वह असल में एक सूखता हुआ कुआं है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर कुछ दिनों या महीनों में आरक्षण को लेकर इतनी बहस क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि यह असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का सबसे कारगर और आजमाया हुआ हथियार है। हकीकत यह है कि आज देश में कुल रोजगार का मात्र 4 से 6% हिस्सा ही सरकारी यानी सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर के पास है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे यहाँ मसला आरक्षण का नहीं बल्कि सरकारी नौकरियों के बेहद छोटे दायरे का है, यानी 94 से 96% रोजगार प्राइवेट सेक्टर, असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग पर निर्भर है। आज जमीनी हकीकत यह है कि रेलवे, बैंक, सरकारी अस्पताल और कई बड़े सरकारी विभागों का तेजी से निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जो सरकारी काम पहले परमानेंट कर्मचारियों से कराए जाते थे आज वो प्राइवेट एजेंसियों को आउटसोर्स करके कराए जा रहे हैं। और ध्यान दीजिए, इन आउटसोर्स या कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियों में न तो कोई रोस्टर सिस्टम लागू होता है और न ही कोई आरक्षण। तो असल में हो क्या रहा है, हमारे पढ़े लिखे युवाओं को बिना किसी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के कच्चे कर्मचारी या दिहाड़ी मजदूर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। एक स्थायी सरकारी नौकरी में जो भविष्य की सुरक्षा मिलती है जैसे PF, ग्रेचुइटी, जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस या परिवार के लिए मेडिकल क्लेम जैसी बुनियादी सुविधाएं, कॉन्ट्रैक्ट की इन नौकरियों में वो सब शून्य है। आज आप काम पर हैं, कल ठेकेदार बदल गया या एजेंसी का मन किया तो आपकी नौकरी को एक झटके में खत्म। यानी आउटसोर्स की ऐसी नौकरियों में आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकारों के अलग अलग विभागों में लाखों खाली पद पड़े हैं लेकिन उन्हें भरा नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ नौकरियों का दायरा लगातार सिकुड़ रहा है। ऐसे में जब नौकरियां ही नहीं बचेंगी तो आपको 50% आरक्षण मिले या 100% नौकरियों के मामले में आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए आज सवर्ण वर्ग के युवाओं का गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल जायज है, लेकिन उनका निशाना गलत है। उनकी लड़ाई आरक्षण के लाभ ले रहे उस SC, ST या OBC युवा से नहीं है जो खुद उसी गरीबी और बेरोजगारी का शिकार है। यह लड़ाई होनी चाहिए सिस्टम से, रोजगार पैदा करने वाली नीतियों से,
मांग एंड रिजर्वेशन की नहीं, बल्कि इस बात की होनी चाहिए कि खाली पड़े लाखों सरकारी पदों को तुरंत भरा जाए। यूपीएससी की तर्ज पर हर राज्य का एक सख्त एग्जाम कैलेंडर हो, जिसमें फॉर्म निकलने से लेकर ज्वाइनिंग तक की तारीख तय हो, और अगर पेपर लीक हो तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जिम्मेदार लोगों को तुरंत सजा मिले, जुमलेबाजी ना हो, स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन हो, जिससे स्थानीय कामगारों के पलायन को रोका जा सके। प्राइवेट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं बल्कि स्थायी नौकरियां मिले, युवाओं को आज के दौर का स्किल सिखाया जाए ताकि डिग्रीधारी युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिले। देश के पढ़े लिखे युवा स्विगी, जोमेटो या फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय बनने के लिए नहीं है। आरक्षण खत्म करना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि अवसरों, अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना असली समाधान है। इसलिए मैं फिर से आपसे कहता हूं कि आरक्षण कोई खैरात, गरीबी हटाओ या नौकरी पाने की योजना नहीं है। यह उन वर्गों के लिए सत्ता और प्रशासन में हिस्सेदारी का एकमात्र रास्ता है जिन्हें सदियों तक हाशिए पर रखा गया, और यह सत्य है, आप माने ना माने। इसलिए आरक्षण हटाओ की मांग ना तो तार्किक है, न यथार्थवादी और ना ही संवैधानिक रूप से संभव। लेकिन जिस तरह से आज इसका फायदा एक क्रीमी लेयर और फर्जी